तब तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 1-2 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को। तो आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है स्तन ग्रंथियों के बारे में। एक बार हम रिवाइव कर लेते हैं कि इससे पहले के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बताया था कि पार्ट 2 में आप लोगों को हमने क्या पढ़ाया था। पार्ट 2 में जो है कि हमने आप लोगों को बताया था नर जनन अंग के बारे में बताया था, आप लोगों को याद है। फिर पार्ट 3 में आप लोगों को किसके बारे में बताया था, मादा जनन अंगों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, मादा जनन अंगों के बारे में बताया था। और आज जो है कि आप लोगों को जो टॉपिक छूट गया है मादा जनन अंगों का, एक मुख्य टॉपिक था स्तन ग्रंथियाँ, इसको बारे में आप लोगों को बताना है। तो अगर हम बात करें जो स्तन है, इसका जो है कि जो सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है वो एक मानव का जो एक मादा का जो है कि क्या है, एक जो है कि जनन अंग से रिलेटेड पार्ट है। यानी कि इसे जो है कि हम लोग सेक्सुअल पार्ट कह सकते हैं ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ रहे ना। स्तन ग्रंथियाँ के बारे में अब आप लोग डिस्कस कीजिएगा, ध्यान देना। पहले हमको तो पहले पता नहीं था कि मतलब हिंदी में जो है कि स्तन वगैरह कहते हैं। मतलब पहले हम लोग मेमोरी ग्लैंड इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो हम लोग यही जानते थे। लेकिन पहली बार इसके नाम से चित परिचित तब हुआ जब मैं 3 इडियट पिक्चर देखा। 3 इडियट पिक्चर देखे हो कौन लोग। एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए अगर सबसे बढ़िया पिक्चर, सबसे बढ़िया क्या मतलब, एक बढ़िया जो पिक्चर है वो 3 इडियट बहुत बढ़िया है। 3 इडियट है, सुपर 30 है। 3 इडियट में ये समझाया गया है कि आप लोगों को जो भी लाइफ में मन है, जिस और आपका डायरेक्शन, जो आपके अंदर की क्वालिटी है, वही आपको एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में और समाज में एक उसके क्या कहलाता है, अपने आप को स्थापित के रूप में निखार सकती है। समझे। नकल नहीं करना चाहिए किसी की कि हम ये ले रहे हैं तो हम वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये दुनिया मैथ ले रही तो हम मैथ ले लें। समझे। मतलब अपने आप लाइफ की डिसीजन स्वयं लेना, स्वयं को पहचानना। समझ रहे ना। ये आप लोगों के हाथ में होता है। तो 3 इडियट का ही पिक्चर जो है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया पिक्चर है। तो खैर अब जो है कि आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करें आप लोग को, तो ये स्त्रियों के वक्षस्थल पर, वक्षस्थल मतलब वक्षस्थल पर एक जोड़ी में पाया जाता है। स्त्रियों के वक्षस्थल पर छाती का जो हिस्सा होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, उसे ही वक्षस्थल कहते हैं। तो वो जो है कि कहाँ पाया जाता है, स्त्रियों के वक्षस्थल पर एक जोड़ी में पाया जाता है। समझे। चेस्ट माने क्या होता है, सीना। समझे। जो लड़कियों का चेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं ना। हाँ, चेस्ट ब्रेस्ट कहते हैं। समझे। अब ध्यान देना। तो स्त्रियों के वक्षस्थल पर यह एक जोड़ी में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी में पाया जाता है। प्रायः हमारे कई आर्गन एक जोड़ी में पाए जाते हैं। जो आप लोग अंडाशय देख लो, आप लोग अंडवाहिनी देख लो, फिर आप जो है कि स्तन ग्रंथियों को देख लो। समझ रहा ना। प्रायः अब जो है कि ध्यान देना। तो वैसे ही अंडवाहिनी और क्या कहलाता है उसकी तरफ, अंडवाहिनी और अंडाशय की तरफ यह भी वक्षस्थल पर एक जोड़ी में पाया जाता है। और इसका प्रत्येक स्तन है वो 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होते हैं। स्तन पालियों मतलब क्या होता है, पालियों मतलब क्या होता है, कक्षा होता है। समझे। तो पाली का मतलब जैसे एक रूम हो गया। समझ रहा। पाली क पाली, जैसे तुम्हारा पेपर ही होता है तो क पाली में होता है, 1 पाली 2 पाली ऐसे होता है ना। तो पाली का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको ही हम लोग जो है कि पाली कह देते हैं। तो प्रत्येक स्तन जो है कि 15 से 20 स्तन पालियों में मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हो, ये एक स्तन पालिका आप लोगों को सामने से दिखाया गया है। समझे। तो ऐसे कितनी स्तन पालिकाएँ होती हैं, 15 से 20 स्तन पालिकाएँ होती हैं। कितनी होती हैं, 15 से 20 स्तन पालिकाएँ होती हैं। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करना है कि इसी स्तन पालिकाओं में ये आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी दुग्ध स्रावित ग्रंथियाँ हैं, है ना। ये देख रहे हो ना, छोटी छोटी दुग्ध स्रावित ग्रंथियाँ हैं, ये है ना, सब मिली हुई हैं। ये दुग्ध स्रावित ग्रंथियाँ हैं जो अभी रेड कर रहे हैं। ये जो है कि हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, जिसमें अनेक दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे, और ये दुग्ध स्रावी नलिकाएं हैं। और इसमें आप लोग जो देख रहे हैं दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ छोटी छोटी जो स्तन पालिका में आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये है दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ हैं, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं, स्तन कुपिका कहते हैं। तो देखो स्तन पालिकाओं में क्या होते हैं, स्तन पालिकाओं में स्तन कुपिकाएँ होती हैं। और स्तन कुपिकाएँ जो है कि क्या करती है, दूध का स्रावण करती है। और वो दूध का स्रावण जो करती है वो जो है कि क्या होती हैं कि दूध स्रावी नलिकाओं के माध्यम से जो है कि क्या होती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं,
इकट्ठी होती रहती हैं। तो बहुत सारी ये जो है कि दुग्ध स्रावी नलिकाएँ छोटी छोटी है ना, ये अंत में जा कर के एक बड़ी जो है कि क्या होती है, एक बड़ी नलिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं दुग्ध वाहिनी। क्या कहते हैं? दुग्ध वाहिनी। और उसे हम लोग कहते हैं स्तन नालिका, यानी कि फाइनली ये जो बनाती है इसे हम लोग कहते हैं स्तन नलिका। क्या कहते हैं? स्तन नलिका। और यही जो है कि स्तन नलिकाएँ जो है कि स्तन नलिकाएँ फाइनल जो है कि चुचुक की ओर खुलती है, और फिर वहीं से क्या होता है, दूध का स्रावण होता है। समझे? मैं जो बताया वो समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? एक बार और देखो, जो हमारे स्तन होते हैं वो जोड़ी में, एक जोड़ी में पाया जाता है, समझे? उसमें 15 से 20 स्तन पालिकाएँ होती हैं। स्तन पालिकाओं में एक ग्रंथियाँ होती है स्तन कुपिका जिसे कहते हैं, वही जो है कि दूध का स्रावण करती हैं। और स्तन कुपिकाएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो उसमें जो है कि छोटी छोटी जो नलिकाएँ होती हैं, वो छोटी छोटी नलिकाएँ जो है कि बड़े होकर के एक लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करती हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करते हुए एक बड़ी सी नलिका भी खुलती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्तन नलिका, एम्प्यूला कहते हैं। और फिर वही जो है कि चूचू के माध्यम से बाहर की तरफ खुलती हैं, जहाँ से दुग्ध स्रावित होता है और माँ जो है कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है। समझे? तो एक तरफ से अगर देखें, अगर ये ना हो तो क्या एक जो बच्चा है, जो संतानों प्राप्ति हुई है, क्या उसको जो है कि बढ़िया से भरपूर पोषण मिल सकता है? आजकल की कई लड़कियां हैं जो अपने आप को मॉडर्न बनती हैं, सही बता रहे हैं आप लोग को। वो जो है कि वो होता है ना, दूध पिल्ली वो का गलत है, वो डिब्बा का आता है पाउडर, वो पिला के जो है कि कहती है माँ के दूध के समान ही होता है। लेकिन माँ के दूध के समान फिर भी वो दूध नहीं होता है, केवल जो है कि वो मन भुलवावन होता है। समझे? तो कितनी लड़कियां हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें दूध नहीं बन पाता है, और उनके बच्चे जो है कि क्या हो जाते हैं, मतलब दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों दिमाग से कमज़ोर रह जाए? क्योंकि असली जो ताकत होती है शुरुआती स्टेज में, वो माँ के दूध में ही होता है। समझे? माँ का दूध जो है कि बच्चों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए सभी महिलाओं का एक कर्तव्य बनता है कि जो है कि अपने बच्चों को ज़रूर दूध पिलाएँ। मतलब ज़्यादा बाहरी जो चीज़ें हैं उस दूध पर डिपेंड ना रखें अपने बच्चों को, क्योंकि बाहरी दूध कितना भी अगर बढ़िया होगा तो फिर भी वो माँ के दूध की तरह नहीं होगा। क्योंकि एक बात ध्यान देना, जो भी चीज़ें होती हैं नेचुरल चीज़ों में और आर्टिफिशियल चीज़ों में अंतर तो आ ही जाएगा। समझे? तो इस बात को जो है कि आप लोग भी आगे, आप लोग कुछ, हमें पता है कि आप लोग भी आगे क्या मतलब पेरेंट्स बनेंगे, तो इस बातों को आप लोग केयर कीजिएगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करें आप लोग को, तो जो शुरुआती का दूध होता है किसी भी मतलब जीवों में, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो बछिया का हो, चाहे गाय का हो, बछिया का दूध थोड़ा होगा, गाय का दूध हो या जो है कि भैंस का दूध हो, जो अपने बच्चों के लेते हैं, तो शुरुआती का जो दूध होता है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समझ रहे हैं ना? शुरुआती का दूध क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एंटीबॉडीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो बच्चों की इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत बनाता है। क्या करता है? मजबूत बनाता है। इसीलिए अगर गांव वगैरह में अगर शुरुआती में गाय आई हैं, जो गाय बच्चा वच्चा दी हैं, तो अगर उसका आप लोग दूध का सेवन थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा नहीं, अभी नहीं कि बछड़ा का हिस्सा मार लो शुरुआतिया का। समझे? शुरुआत में लोग पिलाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दूध आदमी 1 किलो 2 किलो दूधता है, तो उसको जो है कि आप लोग पिएंगे और खाएंगे कैसे भी किसी फॉर्म में, तो आप लोग की सेहत के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। क्या है? फ़ायदेमंद है। समझे? आप लोग देखते हैं उसमें कितना खोआ निकल रहा है, थक्का पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो यहाँ पर जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उसमें दुग्ध स्राव केवल एक ही कंडीशन पर हो सकता है, प्रसव के बाद ही दुग्ध स्राव होगा। बिना प्रसव के पहले जो है कि दुग्ध स्राव नहीं होगा, चाहे कोई भी जीव हो। प्रसव का मतलब क्या होता है? डिलीवरी होता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी दूध निकलना स्टार्ट होता है, इससे पहले नहीं। इससे पहले पॉसिबल है? बिना गाय का, बिना जो है कि बिना गाय बाछी के मतलब कहाँ लगती हैं? लग नहीं पाती हैं। समझ रहे ना? अब गाय का बिना उसको दूध लोगे, कभी नहीं धो पाओगे। समझे? तो वैसे ही मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे दुग्ध स्राव होता है वो इसका एक कंडीशन है कि ये केवल प्रसव के पश्चात ही शुरू होता है। यानी कि प्रसव जब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चे आ जाते हैं, तब जो है कि क्या होता है, प्रसव के पश्चात ही क्या होता है, दुग्ध निकलना शुरू होता है। समझे? और हम कभी कभी सोचते हैं उतना छोटा बच्चा होता है, तुम लोग भी इस से गुजरोगे, एकदम पता नहीं नन्हे मुन्ने सब लोग एक टाइम होगा, है कि नहीं? और कौन दूध पीना सिखाया होगा? भगवान हमको लगता है हर एक उम्र पर एक प्राकृतिक के रूप में आप लोग को एक प्राकृतिक ज्ञान होता है सबके अंदर, चाहे जीव कोई भी जीव हो। समझ रहे हो ना? भगवान एक प्राकृतिक जो एक उपहार देता है। आप कहोगे सर जी
क्या कहला, बत्तख को जो है कि पानी में तैरना कौन सिखाता है, मछली को पानी में तैरना कौन सिखाता है, पक्षी तो ये प्राकृतिक है, समझ रहे, जेनेटिक है। तो ये जो है कि उस समय आप लोग को भले ज्ञान ना हो, लेकिन आप लोग को ज्ञान तो होता है, तभी तो दूध पी लेते हो। और छोटा बच्चा भी पहचान लेता है कि है ये हमारी माँ है, वो अपनी माँ है। अगर थोड़ा साथ रहने लगता है तो वो तुरंत पहचान जाता है, समझ रहे ना। तो ध्यान देना, खैर वो दूसरा टॉपिक है, इस पर आइएगा। तो ये आप लोग को बताना है कि आखिर प्रसव के बाद जो दुग्ध का स्रावन होता है वो कैसे पॉसिबल होता है। तो इसमें कुछ हार्मोन काम करते हैं। हमारा शरीर की क्या है, अगर जो भी हमारे इमोशनल इश्यू है, कई सारे चीज़ें हैं जो मैकेनिज्म है, वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती हैं, समझे। तो ये भी चीज़ें जो है कि किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती हैं, समझे। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय जो है कि, और जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस समय जो है कि महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन वगैरह धीरे धीरे रिलीज होने लगती हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन वगैरह रिलीज होने लगती हैं, और वो एक संकेत करने लगती हैं कि अब जो है कि बच्चा जो है कि डिलीवरी होने वाला है और इनको जो है कि क्या है, दूध की ज़रूरत है। तो जो है कि हमारे हार्मोन्स को वो उस हार्मोन्स को जो है कि प्रेरित करती हैं निकलने के लिए, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे कई सारे ग्लैंड से जो है कि प्रेरित करती है निकलने के लिए। जानते हो क्यों? ताकि जो है कि दूध का स्रावन हो सके, और जो है कि दूध का स्रावन होगा तभी तो एक माँ जो है कि अपने बच्चों को जो है कि पोषण प्रदान कर सकती है, उसे बड़ा कर सकती है, समझे। तो माँ का दूध जो है कि बहुत जो है कि उपहार स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया में तुम सबका कर्जा चुका सकते हो, लेकिन माँ के दूध का कर्जा कभी चुका सकते हो? उसके प्यार, उसके ममता का कर्ज चुका सकते हो? नहीं चुका सकते हो। देखते हो अब झगड़ा हो जाता है, हम तो कहते तू पी लेगा नहीं का दूध, हम पी लेगा नहीं का दूध, के पी लेगा दूध नहीं का दूध, चढ़ाओ देख लिया जा। तो ये भी आदमी जो है कि कभी मतलब बहुत वो आते हैं कि हम मतलब वहाँ पर एक शक्ति का स्वरूप हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर जो है कि कौन कौन से हार्मोन काम करती हैं आप लोग देखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन जहाँ शब्द आ जाए उसका मतलब होता है दूध। जैसे लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। तो फिर दूध को जो शुद्धता मापने की इकाई है उसे कौन मापते हैं? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध मापने की शुद्धता इकाई को हम जो कहते हैं लैक्टोमीटर से, समझे। क्योंकि आप लोग डेयरी वगैरह पर जाइएगा, बहुत से लोग होते हैं जो दूध में पानी मिला देते हैं, समझे। हम कभी कभी सोचते हैं ये दूध में पानी क्यों मिला देते हैं। एक तो गैया उसी में दूध देती है तो पहले ही से उसमें 70% 80-85% पहले से पानी होता है, उसी में जो है कि 90% कर देते हैं कई बार। तो इसीलिए दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। थोड़े से फ़ायदे के लिए लोग जो है कि अपना नीयत भूल जाते हैं, बताओ। हाँ, तो कृपया जो है कि जो लोग दूध में पानी मिलाते हैं, भैया दूध में पानी मत लेगा, बहुत दिक्कत होता है पीने में, स्वाद बिगड़ जाता है। भले 2 रुपये महंगा दे दीजिए, हम तो यही कहेंगे यार जो वीडियो देखेगा। क्या हो, असली धर्म यही है ना। हाँ, इस अगरबत्ती दिखाएंगे दूध में पानी मिला नहीं, जय हो। कभी कभी क्या होता है, नहावन में अगर जब नहावन है और उसमें अगर दूध कम हो जाता है तो पानी मिला देंगे, जय हो। तो असली धर्म यही है कि अपना कर्म बढ़िया करो, यही धर्म है कि नहीं। लेकिन दूध में पानी मिला के 2 रुपये का अगरबत्ती जियान करेंगे, कहेंगे भगवान जी को घूस दे देंगे, रिश्वत ले लो भाई, भगवान जी रिश्वत ले रहे हैं, इन पर खुश हो जाएंगे। वो किसी ना किसी फॉर्म में भगवान जी निकाल लेंगे इधर ना उधर से। चलो, समझाने का मतलब तुम लोग तो जानते हो। हम जो सोच रहे हैं ना कि जो वीडियो देख रहे हैं ना वो कम से कम असली दूध देने की कोशिश करें। चलो, अब ध्यान देना। तो इन कुपिकाओं को उत्तेजित करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमने आप लोग को बताया था कहाँ से निकलती है? पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, तो वो भी जिम्मेदार होते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो दुग्ध स्रावन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। आप लोग जब जाइएगा गाय का विटामिन लेने ना, तो वहाँ पर एक लिखा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का टॉनिक मिलता है, समझे, उसी से नाम से होता है, ऑक्सीटोसिन नाम से होता है। वो टॉनिक लाते हैं लोग जो है कि गाय वगैरह को, बाछी वगैरह को, जो भी हैं गाय को, बाछियों को कितना लोग बचपन से पिलाते हैं कि फ़ायदा करेगा, लेकिन गाय को पिलाना चाहिए। और गाय जो है कि अगर वो पीती है ऑक्सीटोसिन का टॉनिक तो उसका दूध की मात्रा देने की बढ़ जाती है। इसीलिए अपने गायों को जो है कि कितने लोग होते हैं तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा देते हैं ताकि गैया हमारी क्या है, अधिका दूध दे, समझे। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन से हार्मोन है? दुग्ध स्रावन हार्मोन है, समझे। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, दुग्ध स्रावन हार्मोन है, समझ गए।
तो किस तरह से मादा में स्तन ग्रंथियाँ किस तरह से दूध का स्रावण करती है किस हार्मोन के द्वारा, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या एक बार बताइए आप लोग को, सभी लोगों को समझ आ गया है? बताओ, बोलो। किसी को कोई डाउट है? हैं? यहाँ से क्वेश्चन हम मुख्यतः क्या पूछेंगे, एक तो कुपिका क्या होती है, कुपिका दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, स्तनपालिका क्या होती है, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, और उससे भी सबसे मोस्ट क्वेश्चन कि जो दुग्ध का स्रावण होता है वो प्रसव के बाद ही शुरू होता है। ये जो है कि आप लोगों को यहाँ पर याद करने के फैक्ट जो है कि लर्न करने की ज़रूरत है। अब आगे के टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, निषेचन के बाद क्या होता है। समझ रहे हो? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों को हमने जो है कि मादा जननांगों के बारे में, प्रत्येक मादा जननांगों के बारे में हम आप लोग को डिस्कस कर दिया है। समझ रहे हो? अब जो है कि आप लोगों को जो बताना है वो जो है कि तो निषेचन के बारे में आप लोगों को अब पढ़ना है कि निषेचन क्या होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के साथ संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जब हमने आप लोगों को मादा जनन अंग के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो आप लोगों को बताया था एम्पुला आइसाथ्यूमस जंक्शन, यानी कि तुम्बिका संकीर्ण पथ, यानी कि अंडवाहिनी में ही क्या होता है, आप लोगों का निषेचन होता है। शुक्राणु और अंडाणुओं का क्या होता है, मिलन होता है। समझे? तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि एक समय में कितने शुक्राणु रिलीज होते हैं, 16 से 20 करोड़। जरूरत कितने का होता है, एगो का। समझे? तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जैसे ही एक स्पर्म अंडाणु है, जैसे ही अगर एक भी स्पर्म अंडाणु से अगर मिलता है, तब तक अंडाणु जो है कि बाकियों के लिए एक ऐसा एंजाइम रिलीज कर देता है, या जो है कि जो तुम्हारा शुक्राणु है वो जो कि ऐसा एंजाइम रिलीज कर देता है जो अंडाणु में इस तरह उसकी दीवार को परिवर्तित कर देता है ताकि उसमें कोई और स्पर्म एंट्री ना करे। समझे? उसको चेंज कर देता है। समझे? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जैसे ही एक जो है कि शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है, वैसे ही बाकी जितने भी सारे शुक्राणु हैं वह सब उसके लिए क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। समझे? तो शुक्राणु कितने काफ़ी हैं, मात्र एक काफ़ी है। समझे? लेकिन अगर 9 करोड़ से कम आप लोग की शुक्राणु रिलीज हो रही है तो हो सकता है कि वो आप लोग को थोड़ा मतलब स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। उसको माना जाता है कि स्पर्म काउंटिंग उस व्यक्ति का क्या है, कम है। समझे? फिर उस केसेस में जो है कि इलाज वगैरह होता है, फिर मतलब नहीं होता है इलाज आए, हाँ, तो जो है कि इलाज वगैरह होता है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर उपाय जो है कि कई मान शुक्राणुओं की गति धीमी है तो उसके लिए जो है कि कई सारे टेक्निक अपनाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग को हम जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर बताएंगे तो उसको पढ़ाएंगे। समझ रहे ना? तो जैसे ही यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे ही एक स्पर्म एंट्री करता है, वैसे बाकी सारे स्पर्म की एंट्री क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, निष्क्रिय हो जाते हैं बाकी सब उसके लिए। समझ रहे ना? तो वो कौन सी लेयर है जो अन्य स्पर्म को एंट्री नहीं करने देती है? तो जो मानव की अंडाणु है उसकी एक जोना पेलुसिडा लेयर है। कौन सी लेयर है? जोना पेलुसिडा लेयर है। वही जो है कि क्या कर देती है, एक स्पर्म की निषेचन के बाद, एक स्पर्म को प्राप्त करने के बाद बाकी सभी को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। कौन सी लेयर? जोना पेलुसिडा लेयर। ये जो है कि आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर पढ़ना। समझे? अब जब निषेचन होता है तो 2 अगुणित गुणित कोशिकाएं, एक होती है एन यानी कि 23 क्रोमोजोम उसमें है, एक होता है एन मादा युग्मक नर युग्मक 23 क्रोमोजोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित अगुणित, और दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, द्विगुणित। यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सनातन मतलब प्रकृति सनातन संस्कृति में आप लोग नोटिस किए होंगे कि एक शिव जी का रूप होगा जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाता है। समझे? आधा पुरुष का रूप होता है और आधा स्त्री का रूप होता है, उसे अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। आधा उसमें पार्वती जी होती हैं, नोटिस किए हो ऐसा? हाँ, आधा पार्वती जी होती हैं और वो बैठे होते हैं फन पे, और आधा इस तरह से होता है, और आधा पार्वती जी होते हैं, आधा क्या होते हैं, शंकर भगवान होते हैं, जिससे हम गौरी शंकर भी कहते हैं। समझे? तो अर्धनारीश्वर रूप किस चीज़ को दिखा रहा है? यह इस चीज़ को दिखा रहा है
कि जो प्रत्येक व्यक्ति है जो उसका निर्माण हो रहा है वह जो है कि आधा पुरुष से और आधा स्त्री से हो रहा है। इसी को तो अर्धनारी स्वरूप कहा जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को कम नहीं आंका गया, उनको जो है कि मतलब कहा गया, मतलब कुछ धर्मशास्त्रों में तो स्त्री के बारे में दोषित बात बताए गए हैं, मतलब कुछ लोग लिख दिए होंगे, लेकिन वास्तविकता अगर मूलतः देखें तो हमारे धर्मशास्त्रों में इसीलिए जो है कि स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? आधा अंग। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, समझे। और पुरुषों जो है को जो है कि अर्धांगना कहा गया। क्या कहा गया? अर्धांगना कहा गया, समझे। तो सोचो उस समय के लोग जो बहुत, हमारा जो इतिहास है उस समय के लोग जो है कि ये सब बायोलॉजी की टिपिकल बातें जानते थे, तभी तो ये बातें बोले हैं। ऐसे तो हवा में बोले नहीं हैं, हवा में बोले हैं, नहीं बोले हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा आधार था धर्मशास्त्रों का, जो है हमारे सनातन संस्कृति का, उसका आधार जो है कि प्राकृतिक विज्ञान ही था, समझे। लेकिन वो जो है कि समय के चलते चलते दुष्चक्र के प्रभाव में वो बहुत कम लोगों तक सीमित रह गया, समझे। लेकिन आज जो है कि अगर हम उसका देख रहे हैं, साइंस की तरफ हम डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, तो हम उन सब का कनेक्शन जो है कि किससे देख रहे हैं? साइंस से देख रहे हैं, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ भी मालूम चल गया। अब देखो, तो हम बताएं कि अगुणित कोशिकाएं, अगुणित कोशिकाएं, वो दोनों जो है कि द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, समझे। जब दोनों द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं तो आप लोगों को हम बता दें कि वही द्विगुणित कोशिकाएं, ध्यान देना, वही द्विगुणित कोशिकाएं एक सेल है, आधा सेल पूरा सेल बन गए। तो किसी भी जीवन का अगर निर्माण होता है, निर्माण के अगर शुरुआती होता है तो वह कितने सेल से शुरू होता है? एक कोशिका से शुरू होता है। चाहे तुम बरगद को देख लो, चाहे तुम जो है कि कैलिफोर्निया में रेड सिकोआ का प्लांट है जो पूरा विश्व में सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लांट है, उसके अंदर से जो है कि खोखला कर दो तो पुल गुजर जाएगी, रेल गुजर जाएगी, समझे। चाहे दुनिया का सबसे छोटा से छोटा जीव का उदाहरण देख लो, चाहे दुनिया का सबसे छोटा से छोटा जो है कि वो देख लो, जीव देख लो या बड़ा से बड़ा जीव देख लो, उन सब की शुरुआत जो लाइफ की स्टेज होती है वह जो है कि कितनी कोशिकाओं से शुरू होती है? एक कोशिकाओं से शुरू होती है, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो उन सब की शुरुआत जो है कि एक कोशिकाओं से होती है। कितनी होती है? एक कोशिका। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर लेना, किसी भी जीव की जो जीवन उत्पत्ति होती है वह एक कोशिकाओं से शुरू होता है। सोचो एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी भी जीवन की शुरुआत जो है कि उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक कोशिका से ही होती है, समझे। तो निषेचन के पश्चात जो युग्मक होते हैं वो क्या बना देते हैं? युग्मनज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? युग्मनज बना देते हैं। तत्पश्चात युग्मनज बनने के पश्चात क्या होता है? वह विभाजित होने लगता है और विकसित होने लगता है। विभाजित होकर के क्या होगा? विकसित होगा, समझ रहे ना। तो एक कोशिका जो थी वो 2 में बढ़ जाएगी, 2 से किस में बढ़ जाएगी? 4 में बढ़ जाएगी, 4 में किस में बढ़ जाएगी? 8 में बढ़ जाएगी। और जब 16 कोशिका बढ़ करके हो जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं मोर्यूला। क्या कहते हैं? मोर्यूला कहता है। इसके बारे में जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोग को डिटेल बताएंगे, बस आज थोड़ा सा नॉर्मल बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि मोर्यूला कहते हैं जब 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, फिर जब 32 में हो जाती है, 16 से जब 32 हो जाती है तो उसे ब्लास्टुला कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। 32 से 64 हो जाएंगी और 64 हो जाएंगी, तो 64 से बाद जो है कि 128 हो जाएंगी, तब उसको हम कहेंगे 128 जब कोशिका हो जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट, समझ रहे हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट जो है कि जब 1 हफ्ता तक ये प्रक्रिया चलता रहता है, 1 हफ्ते तक ये जो है कि डिवाइड होकर के लगभग 1 हफ्ते तक, 4-5 दिन मतलब 1 हफ्ते तक मान जाओ, ये ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर लेती है, समझे। और ब्लास्टोसिस्ट का जब निर्माण हो जाता है तो हमने आप लोग को बताया था कि गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, समझे। तो पेरीमेट्रियम क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। मायोमेट्रियम क्या होता है? मध्यम स्तर होता है, जो डिलीवरी के समय जो है कि क्या होता है? तेज़ी से संकुचन करता है। लेकिन जो इंडोमेट्रियम होता है वो जो है कि सबसे अंतः स्तर लेयर होता है गर्भाशय का। और ये हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है जो युग्मनज के परिणाम स्वरूप बना है, जो निषेचन के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोसिस्ट बना है, वह जो है कि इंडोमेट्रियम की दीवारों से क्या हो जाता है? प्रत्यारोपित हो जाता है। जैसे खेत में जो है कि आप लोग धान को रोप देते हैं ना, जैसे धान का भी क्या किए हैं? सोहनी, क्या बोलते हैं उसको? सोहनी करते हैं ना, एक जगह उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नहीं, रोपनी नहीं, एक खेत में ऐसे उगा देते हैं, छिड़क देते हैं। शुरुआती में जो धान छिड़क देते हैं उसे क्या कहते हैं?
बेहन, जैसे बेहन डाल दिया जाता है और फिर बेहन को कबार करके खेतों में हम लगा देते हैं 1 महीना पश्चात। तो फिर जो है कि उस खेतों में जो है कि अगर हम बेहन को लगाते हैं तो उससे धान का पौधा विकसित हो जाता है ना। तो वैसे ही ब्लास्टोसिस्ट क्या है? बेहन है। ब्लास्टोसिस्ट को क्या समझ लो तुम? बेहन समझ लो, समझे? अब जो है कि आप लोग यहाँ पर नोटिस करना, ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, यही जो है कि यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से प्रत्यारोपित हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम से प्रत्यारोपित होना है, यानी कि उसमें लगाना है। उनका क्या कहते हैं? अंतररोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतररोपण कहते हैं, समझे? समझो, तो उसे हम लोग अंतररोपण कहते हैं। जैसे धान को अगर बेहन को हम लोग खेत में रोप देते हैं तो उसे रोपण ही कहते हैं ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें आप लोगों, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको जो है कि गर्भाशय के अंतःस्तर दीवारों से जो अंतरोपण होता है, जो उससे रोपित हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब इम्प्लांटेशन हम लोग कर देते हैं तो उसके बाद जो है कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब अंतरोपण हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि वो जो हमारा युग्मनज है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, वह भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। किसके रूप में विकसित होने लगता है? भ्रूण के रूप में विकसित होता है, एम्ब्रायो के रूप में विकसित होता है। और वही भ्रूण जो है कि बाद में फीटस के रूप में डेवलपमेंट होता है। और फीटस के रूप में जब 280 दिन हो जाता है, लगभग 200 दिन, जिसे सगर्भता अवधि भी कहते हैं, समझे? तो वो जो है कि फाइनली क्या हो जाता है? डिलीवरी हो जाती है, समझे? और हमें संतान उत्पत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन भ्रूण के बनते समय जो है कि क्या होता है? हमारे 3 लेयर में भ्रूण का निर्माण होता है। हमारे शरीर में 3 लेयर में भ्रूण का निर्माण होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। ये जो 3 लेयर हैं भ्रूण के, यही जो है कि अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे मेसोडर्म किसका निर्माण करता है? तुम्हारे हार्ट का, समझे? तो मेसोडर्म किसका निर्माण करता है? हार्ट का। और यही तीनों लेयर जो है कि अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये भ्रूण के लेयर हैं। और यह अवधि जो है कि साधारणतः मनुष्य में 280 दिनों तक होता है। कितने दिनों तक होता है? 280 दिनों तक होता है। और इसी 280 दिन को अवधि को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, या हम लोग कहते हैं सगर्भता अवधि कहते हैं। कौन सी अवधि कहते हैं? सगर्भता अवधि कहते हैं। यहीं पर आप लोगों को एक और बता दें, अगर सगर्भता अवधि अगर सबसे लंबा अगर किसी जीव में होता है तो किस में होता है? हाथियों में होता है। तो हाथियों में सबसे लंबा जो है कि क्या होता है? सगर्भता अवधि होती है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज जो डे 4 है उसमें हम लोगों ने पढ़ा एक तो मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा कि जो है कि कैसे जो है कि दुग्ध स्राव होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन काम आते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और उसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन किया। और दूसरा हम लोग आप लोग बताया निषेचन के बाद निषेचन के बाद जो है कि क्या होता है? युग्मनज का बनता है। युग्मनज जो है कि क्या होता है? मोरिला में डेवलप होता है। मोरिला से ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय की अंतःस्तर दीवारों में रोपित हो जाता है तो उसे अंतरोपण कहते हैं। अंतरोपण के बाद तो है कि वो भ्रूण के रूप में विकसित होता है। भ्रूण जो है कि 3 लेयर में होता है, एक मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। यही 3 लेयर जो है कि अंगों का निर्माण करते हैं। और फिर एक सगर्भता अवधि होती है। जब सगर्भता अवधि बीत जाती है तब जो है कि हमें संतान उत्पत्ति की प्राप्ति होती है, समझे? और यह जो सगर्भता होती है सबसे लंबा जो है कि किस में होता है? हाथियों में होता है। और सामान्यतः हम लोग मनुष्य में कितना होता है? 280 दिनों का होता है। तो इस तरह से अगर बात करें आप लोगों को, तो आज का क्लास हम इतना पर ही एंड करते हैं। और कल के क्लास में जो है कि हम लोग को बताएंगे शुक्राणु की संरचना, शुक्रजनक वगैरह के बारे में बताएंगे, समझे? फिर उसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें जो है कि आप लोग को अंडाणु जनन और फिर अंडाणु की संरचना वगैरह ऐसे करते करते हम लोग प्रत्येक वीडियो को और इस चैप्टर को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।